वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 61 से 70। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे सामने एक कुत्ता पागलों की तरह भौंक रहा है। कोट। तांग हुआन ने उपहास किया। यह आदमी सचमुच किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन तो क्या, यह न्यूलैंड उग्रलहरे शहर था और वह एक शोधक था। जब तक वह इस शहर में था तब तक कोई भी ऐसे शोधक को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिसे दिव्य आयुध हॉल द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भले ही वह 3 महान साम्राज्यों का सदस्य क्यों न हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। न केवल उसकी मुट्ठी की गति उल्का के समान तीव्र थी, बल्कि उसके घूंसे की ताकत भी अतुलनीय रूप से राजसी थी। जहां भी उसकी मुट्ठी चलती, हवा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती और साथ ही उसकी मुट्ठी से झुलसने जैसी सनसनी फैल जाती। रैंक 4 मार्शल मास्टर। तांग हुआन ने तुरंत उस आदमी की ताकत का अंदाजा लगा लिया। क्या आप मेरे साथ सच्ची आग की शक्ति में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? तांग हुआन जोर से हंसा और उसने भी अपनी मुट्ठी मुक्का मारी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तैर रहा हो, जैसे उसके पास अपनी सच्ची आग को सक्रिय करने का भी समय नहीं था। जब अच्छे कपड़े पहने आदमी ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बम! एक क्षण में ही दोनों मुट्ठियां आमने सामने टकरा गई। का मुक्का हल्का और शक्तिहीन लग रहा था, लेकिन जिस क्षण वह आदमी की मुट्ठी के संपर्क में आया, उसके मुंह के कोने से अतुलनीय जलन के साथ सच्ची ऊर्जा की एक मजबूत लहर निकली। यह वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था और इसे रोकना असंभव था। 5 कदम पीछे हटने के बाद ही वह अपने शरीर को स्थिर कर पाया। उसने महसूस किया कि उसकी छाती में खून दौड़ रहा है और उसकी दाहिनी मुट्ठी से जलन जैसी पीड़ा उठ रही है। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर देखा तो पाया कि उसके दाहिने हाथ का पिछला हिस्सा काला पड़ चुका था। अपनी आंखें उठाकर तांग हुआन को देखा, जो उसके पैरों के पास स्थिर खड़ा था। अच्छी तरह से तैयार आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने 2 वर्ष पहले ही रैंक 1 आध्यात्मिक चक्र को संघनित कर लिया था तथा रैंक 4 मार्शल मास्टर क्षेत्र में कदम रख दिया था। जहां तक तांग हुआन की बात है, वह स्पष्ट रूप से उससे छोटी थी, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में पहले से ही उससे अधिक थी। असंभव, अभी तक उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए उसने उसका फायदा उठाया था। आपको निराश करने के लिए क्षमा कीजिए। तांग हुआन ने उसकी ओर उपहासपूर्वक देखा। मैं भी लेवल 4 मार्शल मास्टर हूँ। इसके अलावा देखने से तो ऐसा लगता है कि मैं तुमसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली हूँ। आप? अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। उसका सुंदर चेहरा सूझकर सुअर के कलेजे के समान रंग का हो गया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी अपनी ताकत तांग हुआन से कम थी, और भीड़ में आश्चर्य के भाव देखकर वह शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। तांग हुआन, यदि तुम मेरा एक घूंसा झेल सकते हो तो मुझे विश्वास नहीं है कि तुम दूसरा घूंसा झेल पाओगे। अच्छे कपड़े पहने उस आदमी ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में घुर्राहट निकाली और एक बार फिर अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। रुको! एटट नॉवल बनेटट। लेकिन ठीक उसी समय एक भयंकर गुस्से भरी दहाड़ अचानक हवा में फूट पड़ी, जिससे लोगों के कान लगातार गूंजने लगे। तांग हुआन, शातु, जो भी फिर से हमला करेगा, इस प्रतियोगिता का परिणाम विफलता माना जाएगा। उसने हवा में चिल्लाया, जिससे लोगों के कान लगातार गूंजने लगे। तांग हुआन, शातु, जो भी फिर से हमला करेगा, इस प्रतियोगिता का परिणाम विफलता माना जाएगा। पलक झपकते ही उसने मंच पर क्रोधित म्यूकुई को देखा। वह अपनी मुट्ठी ढीली करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने ठंडी आंखों से तांग हुआन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, बेटे, इस बार अपने आप को भाग्यशाली समझो, लेकिन अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। कोट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कोट। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था। तांग हुआन खिलखिलाकर हंसा। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के से यदि मैं भूल भुलैया वाले जंगल में कहीं और टकरा जाऊं तो इस थोड़े से समय में मैं तुम्हें 7 या 8 बार पीटने के लिए पर्याप्त हो जाऊंगा। कैसे? किनारे खड़ा एक युवक पूछे बिना न रह सका। कैसे? तांग हुआन ने शातु के पीछे देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें इतना आसान सवाल पूछने की क्या जरूरत है? आप बस एक छड़ी ढूंढ लें और उसमें कुछ चिपका दें। वह बहुत बदबूदार जगह है। क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? भीड़ जोर से हंसने लगी। तांग हुआन के पिछले जीवन में वह शायद ही कभी दूसरों के साथ शब्दों पर लड़ता था, लेकिन यह युवा तांग हुआन तांग कबीले के शिष्यों के साथ लड़ता और उन्हें कोसता हुआ बड़ा हुआ था। सभी प्रकार की अश्लील व्याख्याएं तुरंत की जा सकती थीं, और तांग हुआन, जिसने युवक की यादों को आत्मसात कर लिया था, वह भी इस संबंध में बहुत प्रभावित हुआ। अपने पिछले जन्म में वह ऐसे शब्द नहीं कह पाता। तू झगड़े के मामले में शातु तांग हुआन की बराबरी कैसे कर सकता है? वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इन कठोर शब्दों के साथ शातु बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। ये राजा? तांग हुआन ने बुदबुदाया। क्या यह आदमी किसी देश का राजा हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। तांग हुआन ने देखा कि पीले रंग की पोशाक पहने लाल बाल और हरी आंखों वाली एक महिला उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये शातु शेरोन साम्राज्य के सम्राट का दूसरा राजकुमार है। 16 वर्ष की आयु में उन्हें राजा की उपाधि दी गई और अभी वे न केवल चौथे दर्जे के मार्शल मास्टर हैं, बल्कि मध्यम दर्जे के लोहार भी हैं। वह यहाँ हथियार शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने आया है क्योंकि वह अधिक पूंजी जमा करना चाहता है ताकि वह वापस जाकर अपने बड़े भाई से लड़ सके। यह अफसोस की बात है कि मैं आपसे टकरा गया। उनकी योजना संभवतः विफल हो गई। पीले कपड़े पहने महिला ने कहा, हालांकि मुझे डर है कि भविष्य में लोगों का ध्यान आप पर ही रहेगा। आसपास की भीड़ दंग रह गई। क्या शातु वास्तव में शेरोन साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था? ये तांग हुआन व्यक्ति भी साहसी था, जिसने शेरोन साम्राज्य के सम्राट को इस तरह से अपमानित करने का साहस किया। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद कई लोगों ने तांग हुआन की ओर खुशी से देखा। इस आदमी को इस समय बहुत पछतावा हो रहा होगा, है ना? तुम्हें शतु के बारे में इतना कुछ पता है? क्या वह किसी देश की राजपुत्री भी हो सकती है? तांग हुआन केवल पीले कपड़े पहने महिला को देखकर मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। मोयुन साम्राज्य की महान राजकुमारी।
पीले कपड़े पहने महिला की अभिव्यक्ति उदासीन रही। तांग हुआन, अब से हम दोस्त हैं। उसी समय हॉन्कने की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। यहाँ न केवल शेरोन साम्राज्य के राजकुमार थे, बल्कि मोयुन साम्राज्य की राजकुमारी भी यहाँ थी। क्या तांग युन नामक वह व्यक्ति महान तांग साम्राज्य की शाही पुत्री हो सकती है? यदि ऐसा होता तो तीनों साम्राज्यों के सभी शाही शिष्य यहाँ होते। दोस्त, तांग हुआन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त नहीं है? मो ये की खूबसूरत आंखों में हल्की मुस्कान थी। आसपास के सभी लोग होश में आ गए और तांग हुआन को थोड़ी ईर्ष्या से देखने लगे। मो युन साम्राज्य की ग्रैंड प्रिंसेस को अपने हाथों में लेना उनके लिए सम्मान की बात होगी, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रैंड प्रिंसेस इतनी खूबसूरत थी। इसे इस तरह से कहें तो ये सच है। कोट। ये सुनकर तांग हुआन ने अपना सिर हल्के से हिलाया, लेकिन उसने जल्दी से मो ये की तरफ देखा और धीरे से हंसा। उन्होंने विषय बदल दिया। हालांकि मेरा उससे बैर रखना एक बात है और तुम्हारा उससे बैर रखना दूसरी बात है। मैं तुम दोनों के बीच की दुश्मनी में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए अगर हम दोस्त नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। जब आसपास के लोगों ने तांग हुआन की बातें सुनी तो वे सभी दंग रह गए। मोयुन साम्राज्य की ग्रैंड राजकुमारी थी। वह मोयुन साम्राज्य के सम्राट की छोटी बहन थी। मोये को भी उम्मीद नहीं थी कि तांग हुआन इस तरह से प्रतिक्रिया देगी। उसका नाजुक शरीर कांप उठा और वह तुरंत स्तब्ध रह गई। उसके बाद उसकी गहरी नीली आंखों में रोष चमकने लगा। आप सचमुच नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। आसपास के युवकों के दिल गुस्से से भर गए और जैसे ही वे बाहर कूदकर तांग हुआन को फटकारना चाहते थे, ग्रैंड प्रिंसेस के गुस्से को बाहर निकालने के लिए किंग ये की खूबसूरत आवाज मंच से सुनाई दी। हर कोई इस कलाकृतियां बनाने की प्रतियोगिता के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। तीसरा स्थान है। युद्ध भूमि पर मौजूद 10 से अधिक लोग किसी अन्य चीज की परवाह करने में असमर्थ थे। अनेकों निगाहें ऊंचे मंच की ओर टिकी थीं। स्टेडियम का शोरगुल भरा वातावरण भी धीरे धीरे शांत हो गया। हे भगवान! तांग युन, एक क्षण रुकने के बाद ये 5 शब्द अचानक किंग ये के मुंह से फूट पड़े। यह उसकी है। तांग हुआन ने अपनी आंखें उठाईं और बच्चे जैसे चेहरे वाली छोटी लड़की को देखा। अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर वह तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल हो सकती है। हालांकि वह गॉड डाउन सिटी से आई थी और उसका उपनाम भी तांग था, इसलिए वह महान तांग साम्राज्यशाही परिवार की शिष्या नहीं हो सकती थी, है ना? जब तांग हुआन ने शुतु साम्राज्य के दूसरे राजकुमार और मोयुन साम्राज्य की महान राजकुमारी के बारे में सुना तो वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पिछला अध्याय अगला अध्याय। बूम! जैसे ही यह विचार तांग हुआन के दिमाग में कौंधा, चौक के चारों ओर तेज आवाजें गूंजने लगी, मानो वे किसी के कान के पर्दे फाड़ देंगी। कुछ देर तक सुनने के बाद तांग हुआन के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखाई दी। वह बच्ची जैसी शक्ल वाली लड़की वास्तव में महान तांग साम्राज्य की छोटी राजकुमारी थी और आसपास से आ रही जयकार स्पष्ट रूप से मार्शल वॉरियर्स के योद्धाओं की थी, जो 2 महाद्वीपों के बीच के मैदान से अभी अभी लौटे थे। ऊंचे मंच पर खड़े दोनों बख्तरबंद लोग ताली बजाकर हंसने लगे। जैसा कि शाही परिवार के किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, इतनी कम उम्र में प्री रिफाइनिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण यदि वह अगली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ साल देर हो जाती तो उसे निश्चित रूप से प्रथम स्थान दिया जाता। ये परिणाम सुनकर छोटी लड़की तांग युन ने अपने होंठ फुलाए और थोड़ा उदास हो गई, जबकि मैदान में अभी भी बचे हुए दर्जन भर शस्त्र शिल्पियों में से कुछ के चेहरों पर निराशा के भाव थे। दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति होगा प्राचीन लुओ शहर का मोये। कुछ ही देर बाद किंग ये की आवाज एक बार फिर गूंजी। ये सुनकर मोये दंग रह गई, लेकिन तुरंत बाद उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा हल्की सी खुशी में बदल गया। ये स्पष्ट था कि वह कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाकर काफी खुश थी। आखिरकार युवा शिल्पकारों के लिए ये कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता न्यूलैंड उग्र लहरें शहर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जा सकती है। इस तरह की प्रतियोगिता में आगे निकलने और शीर्ष टीम में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए ऑन अ कॉन्टिनेंट का नाम निश्चित रूप से कम समय के भीतर सभी के लिए जाना जाएगा। तीसरे और दूसरे स्थान की घोषणा हो चुकी थी और अब केवल प्रथम स्थान ही बचा था। कुछ ही दूरी पर शातू की अभिव्यक्ति पहले से ही थोड़ी काली हो गई थी। तीसरा स्थान वह नहीं था, दूसरा स्थान वह नहीं था और पहला स्थान। शातू ने अपनी मुठियां कस ली और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। वह मंच पर उपस्थित उस सुंदर आकृति को घूरते हुए अपने दांत पीसता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि उसके दिल की गहराइयों में अभी भी उम्मीद की एक किरण बची हुई थी। बाहर और चौक के बाहर का माहौल तुरंत शांत हो गया और उनके चेहरों पर उत्सुकता की प्रबल भावना दिखाई देने लगी। इस कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का असली मास्टरमाइंड अब सामने आने वाला था। अतीत में मारे गए कुछ युवा लोगों को छोड़कर पिछली प्रतियोगिताओं के नेता महाद्वीप के प्रसिद्ध मास्टर रिफाइनर बन गए और कुछ तो टूल्स रिफाइनिंग के महान मास्टर भी बन गए। एट नोबल बन एट। उदाहरण के लिए गुई और वू शिन, जो दोनों मंच के शीर्ष पर थे, दोनों एक बार कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता के प्रमुख थे। अब वे न केवल कुशल शिल्पकार थे बल्कि दिव्य आयुधशाला के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। किंग ये और म्यू कुई दोनों ने पहले भी कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता में भाग लिया था। यद्यपि वे सबसे मजबूत नहीं थे, फिर भी वे शीर्ष 3 में स्थान पर थे। पिछला अध्याय। विषय सूची। इस वर्ष की प्रतियोगिता का चैंपियन कोई अपवाद नहीं होगा। जब उन्होंने उस भाग्यशाली अवसर के बारे में सोचा जो उन्हें भविष्य के मास्टर रिफाइनर और यहां तक कि टूल्स रिफाइनिंग ग्रेड मास्टर को आर्टिफैक्ट फोर्जिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने का मिला था, तो कई लोग अपने दिल में थोड़ा उत्साहित थे। आज मैदान में केवल 13 लोग ही बचे थे। तीसरे स्थान पर तांग युन और दूसरे स्थान पर मोये। शेष 11 लोगों में से पहला स्थान प्राप्त किया जाएगा। इस समय अधिकांश दर्शकों की नजर तांग हुआन पर थी, जिसका अभी अभी किसी अन्य व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था। तीसरे चरण की शुरुआत से ही वह, जिसने पहले 2 राउंड में काफी सामान्य प्रदर्शन किया था, एक अज्ञात प्रतिद्वंद्वी की तरह था जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया था तथा उसके चेहरे पर एक अत्यंत भयावह भाव प्रकट हो रहा था।
न केवल उसने जो लपटें पैदा की वे अन्य सभी प्रतियोगियों से कहीं अधिक थीं, बल्कि जिस गति से उसने तीसरा परीक्षण पास किया वह भी बाकी सभी से बहुत आगे थी। शातू नामक कारीगर इसे पूरा करने वाला दूसरा व्यक्ति था, लेकिन उसने तांग हुआन से लगभग 2 गुना समय लगाया था। ये एक दुर्गम अंतर था। हालांकि अगर तांग हुआन के फ्यूजन की गुणवत्ता शातू की तरह अच्छी नहीं थी तो प्रतियोगिता का चैंपियन भी पीछे रह सकता था। इस वर्ष की प्रतियोगिता का प्रथम स्थान विजेता है। ऊंचे मंच पर किंग ये के आकर्षक चेहरे पर एक मादक मुस्कान खिल उठी जब उसने अपनी दोनों आंखों से अखाड़े की ओर देखा। हरे पत्ते की हलचल को महसूस करते हुए शातू ने गहरी सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने पाया कि जब उन 2 निगाहों ने उस पर प्रहार किया तो उसके दिल की गहराइयों से एक अनियंत्रित खुशी तुरंत उमड़ पड़ी और तांग हुआन द्वारा पहले लाई गई अपमान की भावना तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दी गई। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसके सुंदर चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। क्या ये वह हो सकता है? हालांकि कुछ ही क्षणों के बाद शातू के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। किंग यी की नजर एक पल के लिए रुकी और फिर उसने आवाज से मुंह फेर लिया। उसके मन में तुरंत ही एक बुरा पूर्वाभास उत्पन्न हो गया और उसका मूड तुरंत ही परमानंद के शिखर से नीचे गिर गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और 2 अतुलनीय नाराजगी भरी निगाहें उस घृणित व्यक्ति पर घूम गईं। कोट ... नू लैंग उग्र लहरें शहर तांग हुआन कोट। निश्चय ही ये 5 नोट शीघ्र ही चौक के ऊपर हवा में गूंजने लगे। किंग यी की आवाज हमेशा की तरह सुंदर और मार्मिक थी। हालांकि जब शातू ने यह सुना तो उसे लगा जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो। उसका चेहरा तुरंत बैंगनी हो गया। पिछला अध्याय अगला अध्याय बूम। एक और धरती हिला देने वाली ध्वनि तरंग गड़गड़ाहट की तरह चौक में गूंजी। विशेष रूप से मार्शल योद्धाओं और महान तांग साम्राज्य के योद्धाओं की चीखें ऊंची और स्पष्ट थीं। नू लांग उग्र लहरें शहर तांग राष्ट्र के शहर में था, इसलिए तांग हुआन स्वाभाविक रूप से तांग राष्ट्र का नागरिक था। ऊंचे मंच पर न केवल 2 बख्तरबंद लोग ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, बल्कि गुई, वुशन और हाई लुन भी कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ गु जिनचेंग और लू ली भी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। नू लैंग फ्यूरियस वेव्स शहर के उपकरण बनाने वालों के लिए प्रतियोगिता का चैंपियन बनना वास्तव में उनके लिए सम्मान की बात थी, क्योंकि वे नू लैंग फ्यूरियस वेव्स शहर के 3 महान परिवारों के 2 कुलपिताओं में से 2 थे। हालांकि बगल में खड़ा तांग तियानरेन भी खड़ा हो गया, लेकिन उसका चेहरा बेहद उदास था। भाई तांग, तांग हुआन का उपनाम भी तांग है। क्या वह तांग कबीले की प्रतियोगिता में भाग लेने वाला रिफाइनर हो सकता है? गु जिंगचेंग ने अचानक तांग तियानरेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तांग, बधाई। लूली को भी होश आया और वह हंसने लगा। इस तांग हुआन का हमारे तांग परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर तांग तियानरेन को ऐसा लगा जैसे उसने दरिया खाते समय चूहे का मल खा लिया हो। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। यह सही नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि भाई तांग का एक बेटा है जिसका नाम तांग हुआन है? गु जिंगचेंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आप पलक झपकते ही उसने बख्तरबंद आदमी और बाकी लोगों की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं थे, लेकिन फिर सब कुछ सहन कर लिया और ठंडे स्वर में बोला, कुलपति गु, मैं इसे फिर से कहूंगा, इस तांग हुआन का हमारे तांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। भाई तांग, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। गु जिंगचेंग तुरंत मुस्कुराया। लूली की अभिव्यक्ति भी अजीब हो गई। तियानरेन, ये तांग हुआन आपका बेटा है। इस समय बख्तरबंद आदमी को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने तीनों की बातचीत को अस्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन अब चौक में बहुत शोर हो रहा था, इसलिए वह बीच बीच में केवल कुछ शब्द ही सुन पाया। महाराज, आपने गलत सुना। ये तांग हुआन हमारे तांग परिवार का शिष्य नहीं है। तांग तियानरेन ने बख्तरबंद आदमी पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मुस्कुरा दिया। तो यह ऐसा ही है। कितने दुख की बात है। बख्तरबंद आदमी ने खेद में अपना सिर हिलाया। पिछला अध्याय विषय सूची। मैं आपके सभी संदेशों को देखूंगा, लेकिन उनमें से कुछ का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। आपके सेल फोन से बात करना बहुत धीमा है, इसलिए मैं केवल अधिक शब्दों के साथ उत्तर देने का ही विकल्प चुन सकता हूं। मैंने अंततः ये कर दिखाया। हालांकि उसे पहले से ही इसका पूर्वाभास था, फिर भी किंग ये से परिणाम सुनने के बाद तांग हुआन अभी भी बेहद उत्साहित था। प्यार 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 प्यार। इतना ही नहीं, आसपास से चीख पुकार सुनकर उसे रोने का मन करने लगा। अपनी यादों की गहराई में उस युवक की इच्छा केवल सच्ची क्यूई की खेती करने और उसे अपनी सच्ची आग के साथ मिलाने की थी और एकमात्र कारीगर बनना था। कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता को कई बार देखने के बाद उन्होंने एक बार स्वयं की कल्पना की थी कि वे एक दिन इस मंच पर खड़े होंगे और पूरे महाद्वीप से आए युवा शिल्पकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बारिश की तरह पसीना बहा रहे होंगे। लेकिन अब न केवल उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, बल्कि तांग हुआन कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का प्रमुख भी बन गया था। अचानक तांग हुआन को कुछ महसूस हुआ और उसकी नज़र मंच पर एक निश्चित स्थान की ओर गई। यद्यपि वे बहुत दूर थे और वह उस व्यक्ति की आंखों में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, फिर भी तांग हुआन उन आंखों में प्रकट हुए तीव्र क्रोध को महसूस कर सकता था। तांग हुआन के होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया और एक उपहासपूर्ण मुस्कान बन गई। पिछला अध्याय विषय सूची। किंग ये द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद आसपास के दर्जन भर लोहारों की निगाहें तांग हुआन पर टिक गईं। तांग यून का सुंदर चेहरा तनावपूर्ण था और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, जबकि शातू की निगाहें और भी अधिक तेज थीं, मानो वह तांग हुआन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। हालांकि और भी अधिक रिफाइनरों के चेहरे पर ईर्ष्या और जलन की भावना थी, जिसे छिपाना मुश्किल था। तीसरे स्थान पर आने वाले को टाइगर आई स्टोन मिलेगा, दूसरे स्थान पर आने वाले को ऑब्सीडियन स्टोन मिलेगा और पहले स्थान पर आने वाले को न केवल टाइगर आई स्टोन और ब्लैक ऑब्सीडियन स्टोन की आवश्यकता होगी, बल्कि उसे एक प्राचीन गुरु से एक रहस्यमय पुरस्कार भी मिल सकता है। टूर्नामेंट के चैंपियन के रूप में कोई भी कल्पना कर सकता है कि पुरस्कार कितने प्रचुर थे। इसके अलावा इनाम बॉन्ड था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी।
यह अनुमान लगाया गया था कि बहुत अधिक दिन नहीं बीते होंगे जब ओना महाद्वीप में सभी लोग, यहाँ तक कि संपूर्ण मूल महाद्वीप को 2 शब्दों तांग हुआन के बारे में पता चल जाएगा और ये तथ्य भी कि वह 5 तत्वों जो धातु थे का एक कारीगर था। जहां तक उन अन्य 10 लोगों का सवाल है जिन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे चरण को पार कर लिया था, स्वाभाविक रूप से और भी कम लोग उनका नाम सामने लाएंगे। अब कृपया शीर्ष 3 प्रतिभागियों और तीसरे चरण को उत्तीर्ण करने वाले रिफाइनरों से अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर प्रवेश करें। किंग यी की मुस्कान फूल की तरह थी और उसकी आवाज चांदी की घंटी की तरह थी। शातू ने ठंडी सांस ली। उसने तांग हुआन को अपनी विशेली निगाहों से देखा और वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर चला गया। उसके महल में, जहां बहुत सारी कीमती चीजें थीं, वह हेमेटाइट के एक टुकड़े और स्वर्ग के एक पत्थर के लिए इस रिफाइनरी में नहीं आया था। तांग हुआन जोर से हंसा और मंच की ओर चला गया। मोये, तांग यून और अन्य लोगों ने दूसरी ओर देखा और वे भी आगे बढ़ने लगे। ऊंचे मंच पर पहले से ही 13 युवक हाथों में लकड़ी की ट्रे लिए इंतजार कर रहे थे। गुई ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिया था और उसने उन्हें पीछे से भी दिया था। जब तांग हुआन को गुई की लकड़ी की ट्रे मिली तो वह खुशी से झूम उठे। लकड़ी के बोर्ड पर एक ब्लेड और एक तलवार थी। वे क्रमशः प्रथम चरण के निम्न स्तर के हथियार और दूसरे चरण के मध्यम स्तर के हथियार थे। वहां एक सपाट चट्टान थी जो वॉशबेसिन जितनी बड़ी थी और आग की तरह गहरे लाल रंग की थी। इसके अतिरिक्त 4 रत्न भी थे। एक चमकदार बैंगनी रत्न को थंडर स्टोन्स कहा जाता था, मकड़ी के जाले जैसी सफेद धारियों वाली एक हल्की काली रत्न को हेवन स्टोन्स कहा जाता था और बीच में एक पीले बिंदु के साथ एक हंस के अंडे के आकार के रत्न को टाइगर आई स्टोन्स कहा जाता था। एक नज़र में ही इसकी प्रभावशाली आभा का एहसास हो सकता था। वहां एक काली वस्तु भी थी जो चमकदार काली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ये एक छोटे ब्लैक होल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास के सारे प्रकाश को निगल सकता है। ये ऑब्सीडियन पत्थर था। उच्च श्रेणी के रत्नों की कीमत 1 लाख से अधिक थी। उदाहरण के लिए, इस टाइगर आई स्टोन की कीमत कम से कम 2 लाख रत्न होगी और ऑब्सीडियन स्टोन की कीमत लगभग 5 लाख रत्न होगी। इस बार तांग हुआन के इनाम की कीमत 8 लाख के करीब थी और इसे प्राचीन यी का रहस्यमय इनाम भी नहीं माना जा सकता था। बच्चे, बहुत बढ़िया। जैसे ही तांग हुआन ने मुस्कुराकर इनाम की पुष्टि की, उसने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। इसके तुरंत बाद एक कर्कश और हार्दिक हंसी उसके कानों में घुस गई। तांग हुआन ने तुरंत पलटकर देखा और उसके सामने मूंछ और दाढ़ी वाला एक बख्तरबंद आदमी खड़ा था। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं और उसके बगल में एक प्यारी सी लड़की तांग यून खड़ी थी जो एक गुड़िया की तरह दिख रही थी। तुम हो? तांग हुआन ने कुछ देर सोचा। चूंकि यह व्यक्ति तांग यून के बहुत करीब था, इसलिए यह बहुत संभव था कि वह तांग साम्राज्य के सम्राटों में से एक था। वह मेरे चाचा हैं, तांग झाओ। छोटी लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। तांग झाओ। तांग हुआन हैरान रह गया। तांग झाओ न केवल महान तांग सम्राट का छोटा भाई था, बल्कि वह मूल महाद्वीप के 3 जनरलों में से एक भी था। उन्होंने कई वर्षों तक शैतान कबीले से लड़ने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था और ऐसा कहा जाता था कि वे अक्सर सैनिकों का नेता हुआ करते थे। इसके अलावा महान तांग साम्राज्य में उनकी उपाधि उनके नाम पर रखी गई और उसे प्रतिबिंबित राजा नाम दिया गया। ओह, तो यह महाराज है। तांग हुआन आपको नमस्कार करता है। तांग हुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सिर झुकाया। उसका स्वर सम्मान से भरा हुआ था। उनकी प्रशंसा तांग झाओ की स्थिति के कारण नहीं थी, बल्कि उनके कार्यों के कारण थी। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तांग झाओ जोर से हंसा। बच्चे, मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम तैयार हो? महाराज, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं उसे अंतिम इनाम दूंगा। उन्होंने तांग हुआन को कुछ कदम आगे खींच लिया, लेकिन पुरस्कारों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसके बजाय जोर से हंसे। तांग हुआन, इस प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन बुरा नहीं है। क्या आप मेरे साथ स्वर्गीय फोजिंग सिटी में वापस आने के लिए तैयार हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मंडप मास्टर से सिफारिश करूंगा और आपको अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो पूरा मंच तुरंत शांत हो गया। कई शिल्पकारों को अभी अभी पुरस्कार मिले थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। दिव्य आयुध हॉल के मंडप मास्टर, जिन्हें एक उपकरण शोधन महान मास्टर कहा जाता था, मास्टर गुई वास्तव में मास्टर के शिष्य को तांग हुआन की सिफारिश करना चाहते थे। सदमे की कुछ देर की अवधि के बाद अनगिनत जानलेवा निगाहें तांग हुआन पर पड़ीं। केवल तांग यून और मो ये अभी भी अपेक्षाकृत शांत थे, लेकिन उनकी आंखें भी अदम्य आश्चर्य से भरी हुई थीं। गुई, तुम बहुत आगे चले गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरह से छिपकर हमला करने की? तांग जेन को होश आया और वह तुरंत क्रोधित हो गया। एक ही कदम के साथ वह गुई की ओर दौड़ा। उसकी आंखें घंटियों की तरह बड़ी हो गईं और गुई के चेहरे पर थूक फैल गया। महाराज क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझता। एट नो विल बिन एट। गुई ने अपना चेहरा पोंछा और तांग झाओ को हैरान भाव से देखा। जब वह तांग हुआन की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसकी निगाहें थोड़ी चिंतित हो गई। तांग हुआन, एक उपकरण शोधन महान गुरु को शिष्य के रूप में पाना एक महान सौभाग्य है। इसके अलावा सभी टूल्स रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर में से पवेलियन मास्टर निस्संदेह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुई ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तांग हुआन की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि कोई भी युवा रिफाइनर इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। बेशक ऐसी स्थिति में जब तांग झाओ के पास वह कहने का समय नहीं था जो वह कहना चाहता था। पहल करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। वह इस बच्चे को एक पूर्वकल्पित धारणा देना चाहता था। अगर तांग झाओ ने कुछ और कहा तो प्रलोभन कम हो जाएगा। मुझे खेद है ग्रैंड मास्टर गुई, मेरे पास पहले से ही एक मास्टर है। तांग हुआन ने तांग झाओ को असमंजस में देखा, फिर अपना सिर हिलाया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब उसने अचानक गुई के शब्द सुने तो उसका दिल सचमुच द्रवित हो गया था। वह इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि दिव्य आयुध हॉल के मंडप मास्टर और टूल्स रिफाइनिंग ग्रेड मास्टर, ये 2 उपाधियां इस दुनिया में क्या दर्शाती हैं। लेकिन अगले ही पल तांग हुआन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया।
यदि ग्रैंडमास्टर पदक और स्मिथिंग मैनुअल वास्तव में पुराने लोहार OZ के थे तो उनके गुरु शायद अब टूल्स रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर होंगे। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवक की यादें विरासत में मिलने के बाद उसे बूढ़े लोहार के प्रति युवक की भावनाएं भी विरासत में मिली। इसलिए तांग हुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। क्या? गुई तुरंत अचंभित रह गया। वुशिन, म्यू कुई, किंग ये और अन्य लोग भी निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। जहां तक आसपास के महासागर लेविथान, लुली, गु जिंगचेंग और अन्य युवा कारीगरों का सवाल है तो उन्हें यह और भी अविश्वसनीय लगा। क्या ये तांग हुआन मूर्ख था? गुई ही वह व्यक्ति था जो उसे दिव्य आयुध हॉल के स्वामी के पास सिफारिश करना चाहता था। वह व्यक्ति विश्व में नंबर 1 टूल्स रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर था। भले ही वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, कम से कम उसे इसके बारे में एक पल और सोचना चाहिए। उस क्षण सभी युवा रिफाइनर तांग हुआन को तब तक डांटते रहे जब तक कि वह मरने वाला कुत्ता नहीं बन गया। वे सभी चाहते थे कि वे तांग हुआन की जगह ले सके और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। क्या इस आदमी को पता था कि उसने कैसा अवसर खो दिया है? ठीक है, तो फिर वहां जाने के लिए क्या है? स्वर्गीय फोर्जिंग सिटी और दिव्य आयुध हॉल? कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रहने के बाद तांग झाओ खिलखिलाकर हंस पड़ा। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे महान तांग साम्राज्य का देवडाउन शहर है। तांग हुआन, इस पर ध्यान से सोचो। गुई को होश आया और उसने जल्दी से तांग झाओ को बीच में रोका। वह इतना चिंतित था कि उसके शब्द तुरंत ही कुछ ढीले पड़ गए। तुम्हारे शिक्षक, मैं ये भी जानता हूं कि वह एक बूढ़े लोहार हैं। कथित तौर पर वह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का कारीगर है। तांग हुआन, अपनी प्रतिभा के साथ आप अपने गुरु कैसे हो सकते हैं? कोट। वुशिन ने यह सुनकर ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन किंग ये और म्यू कुई के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उन्होंने खुद से सोचा, ये बुरा है। मास्टर गुई, दिव्य आयुध हॉल भगवान दुनिया में नंबर 1 कारीगर है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि वह बूढ़ा लोहार एक निम्न स्तर का कारीगर है, फिर भी उसने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और मैं उसके साथ पिता जैसा व्यवहार करता हूँ। शायद उसकी ताकत कमजोर है और उसकी कलाकारी का स्तर दिव्य आयुध हॉल लॉर्ड के बराबर भी नहीं है, लेकिन वह अभी भी एकमात्र मास्टर है जिसे मैंने, तांग हुआन ने, अपने जीवन में पाया है। अच्छा, खूब कहा है। शुरू में तांग झाओ गुई द्वारा बाधित होने पर बेहद नाखुश था, लेकिन अब जब उसने तांग हुआन के शब्द सुने तो उसे बेहद सहज महसूस हुआ। इस बच्चे को देखकर उनकी आंखों को और भी अधिक खुशी महसूस हुई और वे जोर से हंसे। लोग अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। बच्चों, ये राजा तुम्हें और भी अधिक पसंद करता है। कोट। इस समय गुई को भी पता चल गया था कि उसने गलत बात कही थी। उसने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहा, लेकिन अंत में ये एक असहाय, कड़वी हंसी में बदल गया। प्यार, 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 प्यार। वह वुशिन, म्यू कुई और किंग ये पहले से ही जानते थे कि तांग हुआन को स्वर्गीय फोर्जिंग सिटी में लाना पूरी तरह से निराशाजनक होगा। बेशक वे तांग हुआन को जबरदस्ती भी ले जा सकते थे। हालांकि इस तरह से यह उनके मूल इरादों के विपरीत होगा। भविष्य में भले ही तांग हुआन की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हों, फिर भी लोगों पर उसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं बनेगी। कुछ ही दूरी पर तांग तियनरेन, जो अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, का चेहरा लकड़ी जैसा हो गया था। यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रही थी। गु जिंगचेंग और लुली एक दूसरे को देखने और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सके। यदि समय रहते तांग हुआन होता तो तांग परिवार आसानी से अपनी शक्ति का 10 गुना विस्तार कर सकता था, लेकिन ये सौभाग्य की बात थी कि ऐसा हुआ। यदि नहीं तो न्यूलैंड, उग्र लहरें, शहर में भविष्य में गु परिवार और लू परिवार के लिए पैर जमाने की जगह कैसे हो सकती थी? बेटे, हमारे भगवान शहर में आओ। तांग झाओ जोर से हंसा। हालांकि मेरे ग्रेट टैंग शाही परिवार के पास नंबर 1 उपकरण शोधन महान मास्टर की उपाधि नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह का एक उपकरण शोधन महान मास्टर है। बच्चे, एक बार जब तुम भगवान के शहर में चले जाओगे तो तुम्हें मुझे अपना स्वामी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे शाही परिवार के पूर्वज को आपकी स्थिति के बारे में पता चलेगा तो वह आपका मार्गदर्शन करने में बहुत प्रसन्न होंगे। कोट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग झाओ ने गुई, वुशिन और अन्य लोगों की ओर आत्मसंतुष्ट दृष्टि से देखा। दिव्य आयुध हॉल ने स्वयं ही यह अवसर प्रदान किया था। दिव्य आयुध हॉल के हस्तक्षेप के बिना शाही परिवार के लिए इस प्रतिभा को भर्ती करना बहुत आसान होगा। तांग यून भी खुशी से मुस्कुरा रही थी और बार बार अपना सिर हिला रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। जब तक वह गॉड डाउन सिटी में जाता, वह अक्सर उसके साथ मुकाबला करने के लिए उसे ढूंढ लेता। कौन जानता है, कुछ मीटर दूर जब मो ये ने ये सुना तो वह भौचक्की रह गई। यदि तांग हुआन उसे भर्ती करने के लिए सहमत हो जाती है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भविष्य में तांग राष्ट्र के शाही परिवार में 2 उपकरण शोधन महान मास्टर दिखाई देंगे। मैं आपकी दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन फिलहाल मेरी न्यूलैंड, उग्र लहरें, शहर छोड़ने की कोई योजना नहीं है। तांग हुआन ने कुछ असहाय भाव से कहा। हथियार शोधन प्रतियोगिता में पक्ष और विपक्ष दोनों थे। दूसरों के लिए दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार की भर्ती स्वाभाविक रूप से अत्यधिक लाभकारी थी, लेकिन तांग हुआन के लिए यह एक नुकसान था। अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर यदि वह न्यूलैंड, उग्र लहरें, शहर छोड़ना चाहता था तो उसे अपने साथ शेष बची दिव्य उपकरण सूची लानी होगी। हालांकि एक उपकरण शोधन महान मास्टर का सामना करना, जो कि स्टेज 9 मार्शल संत होने के लिए बाध्य था, उसे अपने रहस्य को बनाए रखने में कोई भरोसा नहीं था। जब एटलस के अवशेष मिल गए तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक घातक आपदा होगी। यदि उसके पास नक्शे के टुकड़े न होते तो उसे गॉड डाउन सिटी जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। तांग झाओ और तांग यून की मुस्कुराहटें फीकी पड़ गईं, क्योंकि गुई और बाकी लोग भी दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि तांग हुआन निश्चित रूप से खुद को शाही परिवार के आलिंगन में शामिल कर लेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तांग हुआन ने वास्तव में उन्हें भी अस्वीकार कर दिया। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। उनकी आंखों में मुस्कान आ गई। एट नोबल बनट एट
बच्चे, मना करने में इतनी जल्दी मत करो। तांगजे ने जल्दी में अपने हाथों को आपस में रगड़ा और आंखें घुमाई। मेरे साथ आइए। बिना किसी देरी के उसने तांग हुआन को 10 मीटर दूर खींच लिया, अपनी बाहें तांग हुआन के कंधों पर लपेट ली और चुपचाप तांग यून की ओर इशारा किया। बेटा, मेरी भतीजी के बारे में तुम क्या सोचते हो? वह बहुत सुंदर और प्यारी है और उसका परिष्कार स्तर भी बहुत ऊंचा है। भविष्य में वह कम से कम मास्टर रिफाइनर तो बनेगी ही। तांग हुआन चौंक गई और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन फिर भी उसने उसकी प्रशंसा की। अच्छी नज़र, तांग झाओ ने हंसकर कहा। भविष्य में मेरी भतीजी निश्चित रूप से तांग राजवंश की महारानी बनेगी। यदि आप मेरे साथ गॉड डाउन सिटी तक चलें तो मैं अपने शाही भाई से अनुरोध करूंगी कि वह उसकी सगाई आपके साथ कर दे। भविष्य में आप महारानी के पति होंगे और उस समय आप एक व्यक्ति से कम और हजारों से ऊपर होंगे। ये छोटा सा लड़का कोई साधारण हथियार बनाने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह इतना बड़ा दांव लगाने के लिए पूरी तरह से योग्य था। हर कोई जानता था कि मार्शल योद्धाओं के 4 शरीरों का एक कारीगर न बनना एक बात थी। हालांकि एक बार वे कारीगर बन गए तो उनकी उपलब्धियां 5 तत्वों, विशेष रूप से धातु तत्व और जल तत्व के औसत कारीगर से कहीं अधिक हो गईं। तांग हुआन 5 तत्वों की धातु थी, उसका भविष्य असीम था। क्या वह छोटी राजकुमारी को लुभाने की कोशिश कर रहा था? तांग हुआन थोड़ा अचंभित था। जब तांग झाओ ने उसे खींचा तो उसने सोचा था कि तांग झाओ किसी बात पर सहमत हो जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह कुछ ऐसा होगा। क्या आपकी रुचि है? जब ये तुरुप का पत्ता सामने आया तो उसे डर लगा कि यह लड़का आज्ञाकारी ढंग से बात नहीं मानेगा। महान तांग साम्राज्य के राजकुमार, भावी महारानी के पति, सभी को ऐसी पहचान, शक्ति, स्थिति और सुंदर महिलाएं प्राप्त होंगी। मैं सचमुच परीक्षा में हूँ। तांग हुआन ने ईमानदारी से सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगी। छोटी लड़की स्पष्ट रूप से यह जानने को उत्सुक थी कि वे दोनों क्या बात कर रहे थे। वह अपनी काली आंखें झपकाने लगी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसे मानना पड़ा कि यह लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर भी बहुत प्रभावशाली था। हालांकि जब उसने उसकी वर्तमान उम्र के बारे में सोचा तो तांग हुआन अपराध बोध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह 14 या 15 साल की थी, अपने पिछले जीवन में अभी भी एक लापरवाह जूनियर हाई स्कूल की छात्रा थी, और हालांकि उसका शरीर केवल 16 साल का था और उससे अच्छी तरह मेल खाता था, उसकी मानसिक उम्र पहले से ही 30 के दशक में थी। इस तरह का एहसास थोड़ा अजीब था। बेशक उम्र का अंतर सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। अभी वह 14 या 15 साल का था और कुछ ही सालों में वह 20 साल का हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो असहजता की भावना स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि तांग साम्राज्य के राजकुमार और महारानी के पति की पहचान ने एक आकर्षक शक्ति और स्थिति ला दी थी, लेकिन तांग हुआन शक्ति और स्थिति के साथ गुलाम नहीं बनना चाहता था। ठीक है तो हम, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और बोला, महाराज महामहिम, हालांकि मेरा दिल द्रवित है, फिर भी मैं न्यूलैंड उग्र लहरे शहर में रहना चाहता हूँ। इसके अलावा महामहिम ने छोटी राजकुमारी के जीवन और मृत्यु का फैसला इतनी जल्दी कर दिया है कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं ये तो पता ही है। बेटा, तुम सचमुच मूर्ख हो। छोटी बच्ची, अब तुम क्या जानती हो? पहले कुछ दिन उसके साथ खेलो। ये सबसे अच्छा होगा कि आप शोधन प्रतियोगिता के दौरान उससे कुछ बार हार जाएं और उसे खुश होने के लिए मना लें। तब स्वाभाविक रूप से आपके साथ उसका अच्छा मित्र जैसा व्यवहार किया जाएगा। महाराज, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद। मैं अभी भी न्यूलैंड उग्र लहरे शहर में रहना पसंद करता हूँ, तांग हुआन ने कृतज्ञता से कहा। ये राजा मेरी सांसें बर्बाद कर रहा है। बेटा, तो क्या तुम भगवान के शहर जाओगे? इस समय तांग झाओ थोड़ा गुस्से में था। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया, उसकी आंखें चमक उठी और उसकी आवाज भारी हो गई। एक असाधारण भयानक आभा तुरंत उसके मजबूत शरीर से बाहर निकली और तांग हुआन की ओर बढ़ी। नहीं, तांग हुआन का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आप, तांग झाओ और भी अधिक क्रोधित हो गया। एक उन्मत्त आभा फैल गई, मानो उसके चारों ओर तूफान आ गया हो। गुई, भूषण और अन्य सभी हैरान थे। हालांकि जैसे ही वे उसे घेरने वाले थे, तांग झाओ ने देखा कि तांग हुआन थोड़ा भी नहीं हिला और उसकी शक्तिशाली आभा अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। उसने निराश स्वर में कहा, बेटे, तुम्हें हिम्मत है, ठीक है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। यदि भविष्य में आप अपना मन बदलते हैं तो आप किसी भी समय मुझे खोजने के लिए गॉड डाउन सिटी में आ सकते हैं। धन्यवाद महाराज। तांग हुआन भी हंसा। धन्यवाद मेरी गांड। तांग झाओ की आंखें उभर आए और उसने तांग हुआन को घूर कर देखा। उन्होंने भीड़ की ओर हाथ जोड़कर कहा, सब लोग, ये राजा अब विदा लेगा। लड़की, चलो चलें। तांग हुआन को भर्ती करने में असमर्थ होने के कारण वह बहुत उदास हो गया और उसका मंच पर बने रहने का मन नहीं था। अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया और मंच से नीचे चले गए। ये स्पष्ट था कि तांग यून निराश था कि वह तांग झाओ को मनाने में सफल नहीं हो सका। वह तेजी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वह मंच के किनारे से गुजरा तो वह अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका और स्पष्ट आवाज में बोला, तांग हुआन, टूल्स मेथड होली असेंबली को मत भूलना। एट नोवेल बन एट। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। तांग हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तांग यून के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी और वह सीढ़ियों से नीचे भाग गई। बख्तरबंद बुजुर्ग भी अपने हाथ में एक लकड़ी की ट्रे लेकर आया और जब वह तांग हुआन के पास से गुजरा तो वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। ग्रैंडमास्टर गुई, ग्रैंडमास्टर वूशन और बाकी सभी, मैं भी विदा लेता हूँ। महासागर लेविथान ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ भीड़ की ओर हाथ बढ़ाते हुए तांग हुआन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, अगर आपको बिक्री के लिए किसी जाली हथियार की आवश्यकता है या यदि आपको कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ शोधन सामग्री की आवश्यकता है तो आप किसी भी समय स्टासिया हथियार की दुकान पर आ सकते हैं। इस सम्मान महाद्वीप में ऐसी बहुत अधिक शोधन सामग्री नहीं है जो मेरे स्टार सागर व्यापारी संघ को मिल सके। कोट। ठीक है, तो मैं पहले मालिक को धन्यवाद दूंगा। शायद भविष्य में मैं मालिक को बहुत परेशान करूंगा। तांग हुआन ने भी सम्मान में अपने हाथ जोड़े। इसके अलावा दुकानदार को भी ट्रू फायर के लिए धन्यवाद। सच्ची आग का एक हिस्सा उल्लेख के लायक नहीं है, इसके अलावा आप इसी के लायक हैं।
महासागर लेविथान के चेहरे पर मुस्कान के साथ चले जाने के बाद गु जिंगचेंग, लूली और तांग तियानरेन ने भी विदा ली। पहले दोनों ने तांग हुआन के साथ कुछ सुखद बातें की, लेकिन बाद वाले ने उसकी ओर देखा तक नहीं, मानो उसने तांग हुआन के अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बाद युवा उपकरण निर्माता भी एक एक करके अपने पुरस्कार मंच से नीचे ले गए। मो ये ने तांग हुआन को देखा और उसके होंठ थोड़े हिले, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में वह हल्की खर्राटों में बदल गया और अहंकार से चला गया। तांग हुआन मन ही मन मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अन्य लोग सोच सकते हैं कि उसने मोये के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वह बता सकता था कि इस ग्रैंड प्रिंसेस मोयू के उसके पास आने के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य अवश्य होगा। इसके अलावा ये भी बहुत संभव है कि इसका संबंध शेरोन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार से हो। पलक झपकते ही वह गुई, वुशिन, म्यूकुई और किंग ये की ओर देखने लगा। तांग हुआन जाने ही वाला था, लेकिन गुई अचानक आगे बढ़ा और माफी मांगते हुए कहा, छोटे भाई, मैं अभी बहुत चिंतित था, कृपया मुझे माफ कर दो। हालांकि मेरा आपके स्वामी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मास्टर जी, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था। गु यी, नू लैंग, उग्र लहरें, शहर के पिछले मंडप मास्टर थे और एक मास्टर रिफाइनर भी थे। अपने रुतबे को कम आंककर इस तरह से माफी मांगने में सक्षम होने के लिए तांग हुआन स्वाभाविक रूप से इस पर कोई उपद्रव नहीं करेगी। वह हमेशा अपनी लापरवाही के प्रति सचेत रहता था और इसके अलावा गु यी अतीत में इस युवक तांग हुआन का आदर्श था। इस वर्ष की प्रतियोगिता के चैंपियन को भी पुरस्कार मिलेगा। ये देखकर गुई भी मुस्कुराया और उसके हाथ में एक पीला चरणपत्र आया, जो लगभग 2 हथेलियों के आकार का था। उस पर कुछ काली रेखाएं बनी हुई थीं। छोटे भाई, यह इनाम है, अब से ये तुम्हारा है। ये कहकर गुई ने चरणपत्र कागज सौंप दिया। ये है। गुई का जिक्र किए बिना तांग हुआन इस मामले को लगभग भूल ही गया था। उसने अचेतन रूप से उसे अपने हाथ में लिया और उस पर एक नजर डाली, लेकिन वह कुछ चकित हुए बिना नहीं रह सका। यह नक्शा है? बिल्कुल, गु यी ने अपनी भौहों के बीच एक मुस्कान के साथ धीरे से कहा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने दिव्य आयुध हॉल में एक दिवंगत गुरु के नोट से खोजा है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक अग्नि का छिपने का स्थान होना चाहिए। गुरु के अभिलेखों के अनुसार ये 5 महान आध्यात्मिक अग्नियों में से एक निर्वाण पवित्र अग्नि होनी चाहिए। इसके अलावा नक्शे के अनुसार निर्वाण पवित्र अग्नि मूल महाद्वीप के फैंग मिंग पर्वत पर स्थित होनी चाहिए। कोट 5 महान आध्यात्मिक अग्नियां, निर्वाण पवित्र अग्नि, ये सुनकर मैं दंग रह गया। वुशिन, मुकुई और किंग ये भी थोड़े चकित थे। रेस्तरां की 5वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे में वापस आकर शान ने हल्की सी आह भरी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यदि वह हथियार शोधन प्रतियोगिता के चैंपियन का पद प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से कोई महान शक्ति होगी जो उसे भर्ती करने का प्रयास करेगी। यदि उसके पास मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी, तो यह बहुत संभव था कि यदि उसने इनकार कर दिया तो वह दूसरे पक्ष को नाराज कर देगा। बेशक, भर्ती करते समय वे महान शक्तियां अपनी पूंजी छोड़ने के लिए बहुत इच्छुक थीं, खासकर उन युवा कारीगरों के लिए जिनमें विशेष रूप से आश्चर्यजनक क्षमता थी। उन्होंने जो चीजें पेश की वे बेहद आकर्षक थी और सामान्य परिस्थितियों में यदि प्रमुख स्वयं किसी विशेष बल से संबंधित नहीं होता तो वह मना नहीं करता। उसने अभी अभी प्लेटफॉर्म पर हो रही हलचल देखी थी। हालांकि वह सुन नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उनकी हरकतों से वह 1-2 बातें अनुमान लगा सकता था। पुरस्कार दिए जाने के बाद ये दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार होना चाहिए जो लगातार तांग हुआन की भर्ती करता है। यदि तांग हुआन एक साधारण युवा कारीगर होता तो उनकी भर्ती पर सहमति देना अनुचित नहीं होता। हालांकि तांग हुआन के पास दिव्य उपकरण सूची का स्क्रॉल था, इसलिए यदि वह निमंत्रण स्वीकार कर लेता और रहस्य प्रकट कर देता तो बहुत संभव था कि ये तुरंत आपदा का कारण बन जाता। यहाँ तक कि यदि दिव्य उपकरण सूची के अवशेष स्क्रॉल का केवल एक ही पृष्ठ होता तो भी ये अनगिनत विशेषज्ञों की लालसा को आकर्षित करता। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि तांग हुआन के पास पूरे 5 पृष्ठ थे। अच्छी बात यह थी कि वहां की गतिविधियों को देखते हुए तांग हुआन ने संभवतः इसे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार ने किस तरह का प्रस्ताव दिया था। कलाकृतियां बनाने की प्रतियोगिता में तांग हुआन के प्रदर्शन के साथ यह निश्चित रूप से कम नहीं था और उसके लिए प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल था। ठीक नहीं है, मुझे जल्दी वापस जाना है। इस कमीने को यह पता न चलने दो कि मैं बाहर निकल आया हूँ। ये देखकर कि तांग हुआन मंच से नीचे आ रहा था, शान चौंक गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और निजी कमरे से बाहर भाग गया। उसके कदमों की आवाज धीमी होती गई। भाई गु, आपने वास्तव में 5 महान आध्यात्मिक अग्नि में से एक निर्वाण पवित्र अग्नि को दान कर दिया। ऊंचे मंच पर वुशिन अपने सिर को हिलाने और तांग हुआन की प्रस्थान करती हुई आकृति को देखने से खुद को रोक नहीं सका। म्यूकुई और किंग यी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि प्रतियोगिता के प्रमुख के लिए उन्होंने जो विशेष पुरस्कार तैयार किया था वह मास्टर गु यी द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक शीर्ष श्रेणी और मध्यम श्रेणी का हथियार तैयार करना था जो कि शोधकों के लिए उपयुक्त था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गु यी अपना मन बदल देगा और आखिरी क्षण में निर्वाण पवित्र अग्नि का नक्शा भेज देगा। मेरी प्रतिभा सीमित है, मास्टर रिफाइनर बनना ही मेरी सीमा है। भले ही मुझे निर्वाण पवित्र अग्नि प्राप्त हो जाए, फिर भी मेरे लिए इसे सफलतापूर्वक प्रज्वलित करना असंभव है। यदि यह नक्शा मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं इसे इस छोटे लड़के को दे दूंगा। गु यी ने अपनी लंबी दाढ़ी को हल्के से सहलाया और धीरे से कहा, इसके अलावा उसे नक्शा देना आपके लिए यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि यह आशीर्वाद होगा या अभिशाप। यदि वह निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में सक्षम हो जाता है तो शायद वह 30 वर्ष की आयु तक टूल्स रिफाइनिंग का महान मास्टर बन सकेगा। स्वाभाविक रूप से यह हमारे मानव कबीले का महान सौभाग्य होगा, लेकिन अगर वह असफल हो जाता है। कोट जैसे ही उसने ये बात कही, गु यी ने धीरे से आह भरी और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ये सुनकर वुशिन, म्यूकुई और किंग ये चुप हो गए। हालांकि गु यी ने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन उसके शब्दों के पीछे का अर्थ बेहद स्पष्ट था।
इस दृष्टिकोण से बोलते हुए उन्होंने तांग हुआन को जो नक्शा निर्वाण पवित्र अग्नि दिया था वह वास्तव में एक अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी। जब वे चारों चुप हो गए तो भीड़ लगभग तितर बितर हो चुकी थी। तभी गंदगी साफ करने के लिए युवाओं का एक बड़ा समूह चौक में प्रवेश करने लगा। इस बिंदु पर हथियार शोधन प्रतियोगिता, जिसमें पूरे महाद्वीप से हजारों युवा शोधक एकत्र हुए थे, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हालांकि टूर्नामेंट का प्रभाव पहले ही दिखना शुरू हो गया था। क्या क्या तांग हुआन ने कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का प्रमुख प्रतिनिधि प्राप्त किया? क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही छोटा सा बदमाश है? न्यूलैंड उग्र लहरें शहर के पश्चिमी भाग में एक शांत प्रांगण में अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। जो बोल रही थी वह एक भव्य वेशभूषा वाली महिला थी जिसकी उम्र लगभग 27 या 28 वर्ष थी। उसका चेहरा अंडाकार था, आंखें लाल फीनिक्स जैसी थीं, वह सुंदर दिखती थी तथा उसका शरीर परिपक्व और पतला था। इस समय वह भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को शून्य दृष्टि से देख रही थी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यह महिला तांग परिवार की कुलपिता तांग तियानरेन की मुख्य पत्नी मेइशन थी। ये सचमुच वही है। बूढ़ा आदमी थोड़ा झुका, उसका चेहरा उदास था। घृणास्पद, घृणित, वह छोटा सा कमीना वास्तव में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद मेइशिन के आश्चर्य की जगह अविश्वसनीय क्रोध ने ले ली। तांग तियानशी ने जिन 5 लोगों को चुना है वे सभी बेकार हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। हो सकता है कि वे सभी गुप्त लोक के जंगल में मर गए हों। अंकल लिन, आपका वह भतीजा भी कूड़ा है। वह वास्तव में बुरी तरह डर गया था और अभी भी उससे उबर नहीं पाया है। यदि वह छोटा बच्चा गुप्त क्षेत्र 1 में मर जाता तो आज जैसी घटनाएं फिर कभी नहीं होती। एट नो विल बिन एट। अंकल लिन ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, कुछ भी नहीं बोले। वह केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। मेइशिन इतनी क्रोधित थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। यदि हम इस टूर्नामेंट के चैंपियन का स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अन्य लोगों द्वारा भर्ती किया जाएगा। अंकल लिन, क्या आप जानते हैं कि कौन सा परिवार उसे भर्ती करेगा? मैंने सुना है कि दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार ने पहले उसे भर्ती किया था और उसे स्वर्गीय फोजिंग सिटी और गॉड डाउन सिटी में जाने के लिए आमंत्रित किया था। दुर्भाग्यवश उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जब उसने यह खबर सुनी तो वह भी स्तब्ध रह गया। क्या वास्तव में कोई ऐसा था जो लगातार दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार की भर्ती को अस्वीकार करता रहा था? अस्वीकार करना? क्या उस छोटे से कमीने के सिर में कुछ गड़बड़ है? मेइशिन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। स्पष्टतः कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था, लेकिन इसके ठीक बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अच्छी तरह से अस्वीकार करो। अस्वीकार करना? यदि वह हमें अस्वीकार नहीं करता है तो स्वर्गीय फोजिंग सिटी या फॉलेन गॉड सिटी में जाने के बाद हमें समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या करें। लेकिन अब हमारे पास आगे बढ़ने का मौका है। कोट। वह एक क्षण के लिए रुकी और दांत पीसते हुए बोली, अंकल लिन, आपको इस व्यक्ति से छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोचना होगा, अन्यथा मैं न तो चैन से सो पाऊंगा और नहीं खा पाऊंगा। हाँ, ये बूढ़ा नौकर समझता है। लिनबो ने थोड़ा सा सिर झुकाया। कुलपति कहाँ है? लेकिन हम वापस आ गए हैं। मेइशिन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और उसने आगे कहा, तुम्हारे उन दुष्ट बीजों को लोहार प्रतियोगिता का प्रमुख बनते देखकर उन्हें बुरा स्वाद आ रहा होगा, है ना? जिस क्षण कुलपति वापस लौटे उन्हें पुराने पूर्वज ने बुलाया। अंकल लिन ने जल्दी से कहा। वह बूढ़ा आदमी, उसने अपने दरवाजे बंद क्यों नहीं किए और अपने कौशल को क्यों नहीं विकसित किया? वह अचानक कहीं से क्यों प्रकट हो गया? ये सुनकर मेइशिन का माथा ठनका। मैडम, कृपया सावधान रहें। अंकल लिन चौंक गए। आप किस बात से भयभीत हैं? हालांकि मेइशिन ने असहमति जताई। इस समय तांग परिवार के परिसर की गहराई में तांग तियानरेन एक साधारण और प्राचीन छोटे हॉल में चल रहा था। कुछ ही देर बाद अंदर से एक जोरदार आवाज आई, तियानरेन, मैंने सुना है कि तांग हुआन जिसने इस बार कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का स्थान प्राप्त किया है वह तुम्हारी नाजायज संतान है। दादाजी, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तांग तियानरेन की अभिव्यक्ति अत्यंत सम्मानजनक थी। उसके सामने एक सफेद वस्त्र पहने एक थका मांदा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा इस तरह झुर्रीदार था मानो वह किसी ताबूत में जा बैठा हो। ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में मुझे कैसे पता नहीं चला? सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा तांग कबीला 100 साल से अधिक समय से न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में है, लेकिन कभी भी कोई कबीले का अनुयायी वहां नहीं गया है। तियानजेन, आपने इस मामले को बहुत अनुचित तरीके से संभाला है। आप उस महिला की बातों के कारण अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? जाओ और तांग हुआन को तांग परिवार में वापस बुलाओ, चाहे तुम कुछ भी करो। कोट। दादाजी, ये मुझे डर है कि यह नहीं होगा। तांग तियानरेन का चेहरा बदल गया। क्यों नहीं? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आंखें अचानक तेज हो गई। तांग तियानरेन ने अपना सिर नीचे किया, एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, दादाजी, वास्तव में ये तांग हुआन कोई नहीं है। क्या वह नशे में है? न्यूलैंड उग्र लहरें शहर के उत्तर में एक लोहार की दुकान के अंदर पेट के बल लेटकर गहरी नींद में सो रहा था। तांग हुआन हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सका। छोटा बच्चा शराबी था। जब शराब होती तो वह उसे पूरा पी जाता और जब वह उसे पूरा पी लेता तो नशे में धुत हो जाता। अजीब बात है, मैंने घर की सारी शराब पहले ही उंडेल दी है, अब पीने के लिए शराब कहाँ से लाऊं? आप इसे अपने साथ नहीं ले गए, है ना? तांग हुआन ने शान को संदेह से देखा। कहा, हो सकता है कि इससे पहले कि आप अपना सब कुछ बाहर निकाल दें, यह आपको मिल गया हो। शान ने तुरंत थोड़े अपराध बोध से इनकार किया और फिर उत्तर जानते हुए पूछा, अरे हाँ, इस बार कौन सा नंबर आया और क्या इनाम मिला? तांग हुआन ने पहले तो केवल सामान्य रूप से पूछा था, लेकिन यह सुनकर वह हंस पड़ा। प्रथम स्थान। वाह, कितना अद्भुत! शान ने कहा, वास्तव में आपने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके अतिरंजित भाव को देखकर तांग हुआन चौंक गया और फिर उस छोटे बच्चे को देखकर जिसका पेट फूल रहा था उसे अचानक एहसास हुआ और उसने दुखी होकर अपने होठों को सिकोड़ लिया। ठीक है, नाटक करना बंद करो, तुम्हारा अभिनय कौशल वास्तव में बहुत दुखद है।
आपने इस कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का अंत शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। आपको कैसे मालूम? तांग हुआन द्वारा उजागर किए जाने पर शान थोड़ा सा शर्माने से खुद को रोक नहीं सका। अगर आपने इसे नहीं देखा और जानते हैं कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे, बात बस इतनी सी है कि हथियार शोधन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में क्या खास बात है। अगर आप में क्षमता है तो आप टूल्स मेथड सीक्रेट असेंबली में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तांग हुआन ने शान की अभिव्यक्ति की नकल की और ठंडी सांस ली। ऐसा कहने के बाद तांग हुआन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। आर्टिफैक्ट फोर्जिंग प्रतियोगिता का चैंपियन केवल पहला कदम है। अगले 2 वर्षों में मैं सचमुच टूल्स मेथड सीक्रेट असेंबली का प्रमुख बनने के लिए हेवनली फोर्जिंग सिटी जा सकता हूँ। क्या तुम्हें अपनी गाय की खाल टूटने का डर नहीं है? शान को अब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वह केवल ठंडी सांस ले सका, ठीक उसी अभिव्यक्ति के समान जो तांग हुआन ने अभी अभी नकल की थी। तो फिर आप बस इंतजार करें और देखें। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराया, फिर विषय बदल दिया। शान, क्या आप 5 महान आध्यात्मिक अग्नि के बारे में जानते हैं? क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बेशक मुझे पता। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? शान चौंक गया, लेकिन फिर भी बोला, आध्यात्मिक अग्नि एक ऐसी ज्वाला है जो सच्ची अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली है। हमारे सम्मान महाद्वीप और मूल महाद्वीप के सभी कारीगर पहली सच्ची आग जिसके साथ हमने विलय किया वह तलवार बनाने वाली घाटी के सच्ची आग पुल से है। वह सच्चा अग्नि तालाब अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, आग कभी नहीं बुझेगी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राचीन युग के एक अद्वितीय विशेषज्ञ ने एक विशाल अग्नि बीज की खेती करने में सफलता प्राप्त की थी और इस प्रकार एक सच्ची अग्नि उत्पन्न की जो कभी नहीं बुझती। लेकिन आध्यात्मिक अग्नि अलग है। यह एक प्रकार की ज्वाला है जो प्राकृतिक रूप से बनती है। विभिन्न आध्यात्मिक अग्नि की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी हथियार को बनाते समय उसकी कुछ विशेषताओं को अत्यंत भयावह स्तर तक प्रदर्शित किया जा सकता है। इस संसार में प्रत्येक आध्यात्मिक अग्नि लंबे समय से अस्तित्व में है तथा इन लंबे वर्षों में उन्होंने पहले ही एक मजबूत आत्मा को जन्म दे दिया है। ठीक इसी कारण से आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ना इतना कठिन है। प्राचीन काल से ही अनगिनत शोधक हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ने का प्रयास किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश पहले ही अपनी आत्मा खो चुके हैं और केवल कुछ ही सफल हुए हैं। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, क्या उन 100 वर्षों में कोई भी कारीगर आध्यात्मिक अग्नि के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत हुआ? शायद नहीं। शान ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा और कहा, आध्यात्मिक अग्नि सच्चे अग्नि तालाब में मौजूद सच्ची अग्नि से अलग है। चूंकि इसकी आत्मा बहुत प्रबल है, इसलिए ये हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर नहीं टिकेगी। बेशक ये भी संभव है कि कुछ कारीगरों को उसके टिकाने का पता चल जाए और वे इसे गुप्त रखें। तो फिर इस दुनिया के महाद्वीपों में और कितनी आध्यात्मिक अग्नि मौजूद है? तांग हुआन ने संदेह से पूछा। हमेशा से केवल 5 ही रहे हैं, शान ने हंसते हुए कहा। प्राचीन समय में हालांकि कुछ ऐसे शोधक थे जो सफलतापूर्वक आध्यात्मिक अग्नि के साथ जुड़ गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक अग्नि उनके शरीर को छोड़कर दुनिया में वापस चली जाती थी। इसलिए आध्यात्मिक अग्नि की कुल संख्या कभी नहीं बदली है। ऐसा कहने के बाद शान जिज्ञासा से हंसा। तांग हुआन, तुम अज्ञानी मूर्ख, तुम अचानक आध्यात्मिक अग्नि में क्यों रुचि रखते हो? एट नॉवल बन एट। तांग हुआन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अंततः शान पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, मैंने आध्यात्मिक अग्नि प्राप्त कर ली है, इस तरह का छिपा हुआ स्थान मानचित्र। क्या? शान चौंक गई, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ, मैं समझ गई, चैंपियन का विशेष पुरस्कार बिल्कुल यही है। तुरंत ही शान की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। तांग हुआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम निर्वाण पवित्र अग्नि की तलाश न करो। यद्यपि यह अतुलनीय रूप से बहुमूल्य है, यह अतुलनीय रूप से खतरनाक भी है। अनगिनत वर्षों से ऐसे अनगिनत प्रतिभाशाली कलाकार हुए हैं जो आध्यात्मिक अग्नि के साथ विलय के बाद प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित हुए, जिसके कारण उनकी आत्माएं बिखर गईं। यदि मैं सचमुच निर्वाण पवित्र अग्नि के सम्लन के कारण मरता हूं तो मेरी मृत्यु भी सार्थक होगी। ये सुनकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। यदि उसने सुना होता कि शान के पास उस स्थान का नक्शा है जहां निर्वाण पवित्र अग्नि छिपी हुई है, तो वह तुरंत उसे देखने के लिए कहती या उससे पूछती कि नक्शा किस ओर इशारा कर रहा है। तांग हुआन को उसके इरादों पर संदेह भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहले उसने उसे सलाह दी कि वह निर्वाण पवित्र अग्नि की तलाश न करे। हालांकि शान के अनुनय से तांग हुआन की योजना में जरा भी बदलाव नहीं आया। बेशक वह इतना आश्वस्त था क्योंकि नौयांग दिव्य भट्टी का अस्तित्व था, जिससे उसे निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय करने में अधिक विश्वास था। आप शान के खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वह उसके जवाब से स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। तांग हुआन की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने धीरे से कहा, मानचित्र पर दर्शाया गया स्थान फैंगमिंग पर्वत है। फैंगमिंग पर्वत। ये सुनकर शान ने क्रोधित होने की परवाह नहीं की और आश्चर्य से चिल्लाया, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है। ये देखकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। शान ने तांग हुआन पर अपनी आंखें घुमाई और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि शैतान भगवान फेन तियान के आदेश के तहत 8 दानव राजाओं में से एक फायर विंग फीनिक्स किंग इस समय फैंगमिंग माउंटेन के अंदर छिपा हो सकता है। इसके अलावा फायर विंग फीनिक्स किंग के शरीर पर दिव्य उपकरण सूची के अवशेष स्क्रॉल के 1 या 2 पृष्ठ हो सकते हैं। फायर विंग फीनिक्स किंग। तांग हुआन ने चुपके से एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखें चमक उठी। चूंकि उसके पास दिव्य उपकरण सूची के अवशेष हैं, इसलिए फैंगमिंग पर्वत और भी अधिक उपयुक्त है। हालांकि फायर विंग फीनिक्स किंग हाउली फर्मामेंट वुल्फ किंग के समान ही है। वे मानवता के स्तर 8 मार्शल सेंट के बराबर है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मेरे लिए उससे दिव्य उपकरण सूची के अवशेष को जब्त करने की संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य है। अगर गलती से मैं उससे टकरा जाऊं तो मेरी जान भी जा सकती है।
शान शान ने उपहास करते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फायर विंग फीनिक्स किंग दो महाद्वीपों के बीच के मैदान के खिलाफ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था और फैंग मिन पर्वत पर लौटने का एकमात्र तरीका अपनी चोटों से उबरना है। उसे भी चोट लगी है। तांग हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसके हाव भाव देखकर शान शान समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगता है कि फायर विंग फीनिक्स किंग गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी फैंग मिन पर्वत पर वापस लौटने में सक्षम कैसे है? अगर वह इतनी आसानी से पता चल जाती तो हम सभी मानव रैंकर्स पहले ही फैंग मिन पर्वत पर चढ़ जाते और उसे मार देते। कोट। अच्छा, मैं कैसे जानूं कि तुम्हें सब कुछ पता है? क्या आप फैंग मिन पर्वत पर फायर विंग फीनिक्स राजा की गुप्त खबर के बारे में भी जानते हैं? तांग हुआन सूखी हंसी हंसा। मैं सब कुछ नहीं जानता, तुम तो बहुत अज्ञानी हो। शान शान की खूबसूरत आंखें हल्की सी चमक रही थीं, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह से छुपा लिया। उसने घृणा से अपने लाल होठों को भींचते हुए कहा, जब तक तुम्हें पता है कि फायर विंग फीनिक्स किंग कौन है, तब तक तुम मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हो कि वह इस समय कहाँ है। यद्यपि उसके पास पहले से ही दिव्य उपकरण सूची खंड के 5 पृष्ठ थे, फिर भी तांग हुआन को दिव्य आयुध बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस संबंध में उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यदि वर्तमान मनुष्य दिव्य आयुध बना सकता तो इस संसार में दिव्य आयुध सड़क के किनारे उगे खरपतवार के समान निरर्थक हो जाते। हालांकि भले ही वह दिव्य आयुध बनाने में असमर्थ था, तांग हुआन अभी भी दिव्य उपकरण सूची अवशेष स्क्रॉल में अत्यधिक रुचि रखता था। यह पूरी तरह से उसके पिछले जीवन के शौक के कारण था। शान शान के शब्दों से उन्हें पता चला कि फायर विंग फीनिक्स किंग के पास टुकड़ा एटलस होने की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन उन्होंने तुरंत मूल महाद्वीप की ओर रुख नहीं किया। जाने से पहले उसे बहुत कुछ करना था। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से ओजी द्वारा छोड़े गए धधकते हृदय पत्थर का उपयोग करके अपने लिए एक मध्यम श्रेणी का हथियार बनाना था। लेकिन इससे पहले कि वह वास्तव में लड़ सके, उसे पहले कुछ मध्यम श्रेणी के हथियारों का अभ्यास करना पड़ा। दोपहर के भोजन के बाद तांग हुआन लोहारखाने में व्यस्त हो गया। मध्यम श्रेणी के हथियारों और निम्न श्रेणी के हथियारों के बीच एक सख्त विभाजन रेखा थी। निम्न स्तरीय हथियारों को केवल सही समय का चयन करना होता था, उस पर रत्न रस लगाना होता था और फिर उन्हें पुनः एक साथ जोड़ना होता था। मध्य स्तरीय हथियारों के लिए रत्न की शक्ति को अधिकतम करने के लिए टूल स्लैब पर स्पिरिट मैप की रूपरेखा खींचने के लिए रत्न समाधान का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद मध्य स्तरीय हथियारों के सम्मिलन के लिए 2 प्रकार के रत्नों की आवश्यकता थी। यही कारण था कि यद्यपि तांग हुआन ने जेडाइट टिनी स्टोन और रेड रेनबो स्टोन के साथ लंबे भाले को बनाने के लिए 2 रत्नों का उपयोग किया था, लेकिन इसमें स्पिरिट मैप की रूपरेखा नहीं थी। इसे केवल निम्न स्तर का हथियार ही माना जा सकता है। डिंग डांग डिंग प्लैंक लोहारखाने में तांग हुआन का ऊपरी शरीर खुला हुआ था और वह पसीने से तर था क्योंकि वह बिना रुके ब्लैक प्रोफाउंड आयरन पर हथौड़ा चला रहा था। 2 या 3 महीनों के बाद तांग हुआन न केवल अधिक मजबूत हो गया था, बल्कि उसकी लंबाई भी काफी बढ़ गई थी। अनजाने में ही सूर्य पश्चिम में अस्त हो चुका था और प्रकाश की किरणें रक्त के समान तेजस्वी थीं। तांग हुआन ने अचानक कुछ देखा और दुकान के बाहर की ओर देखा, जहां 5 आकृतियां अंदर आ रही थीं। 5 लोगों को देखकर तांग हुआन थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत बाद वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। उन 5 लोगों में काले पोशाक वाले बूढ़े आदमी के अलावा अन्य सभी लोग तांग हुआन के पुराने दोस्त थे, तांग चाओ, तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी। हालांकि इन चारों पुराने दोस्तों के चेहरे पर बेहद अजीब भाव थे, जैसे कि उनके साथ बलात्कार हुआ हो और उन्हें अपमानित किया गया हो। ये बूढ़ा आदमी तांग तियानदे तांग परिवार का प्रबंधक होगा और अब तांग हुआन होंगी। जब वे दुकान पर पहुंचे तो काली पोशाक वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कोमल आवाज में बोला, बिल्कुल। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? काली पोशाक वाले बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया और वह सख्त भाव से तांग चाओ और अन्य लोगों पर चिल्लाया, दुष्ट, जल्दी करो और तांग हुआन से माफी मांगो। ये सुनकर तांग चाओ और तांग होंग के चेहरे पर शर्म और गुस्सा बढ़ गया। तांग हुआन, मुझे खेद है, मैं गलत था। मुझे आपके पास आकर परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। अंत में तांग चाओ ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए तांग हुआन से माफी मांगी। हालांकि जब वह बोल रहा था तो उसके हाथ पहले से ही कसकर बंद थे और उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। तांग चाओ के नेतृत्व में तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी ने भी एक के बाद एक माफी मांगी। उनके हाव भाव बहुत ही भद्दे थे, मानो उन्होंने अपने नितंबों से जो कुछ भी निकाला था सब निगल लिया हो। अच्छा ऐसा है? तांग हुआन अचानक हंसा। तांग तियानदे, क्या तुम मुझे तांग परिवार में वापस आमंत्रित करने आए हो? सबसे पहले उन्होंने अपनी काया से 12 मीटर की टोटेम लपटों को सक्रिय किया, जो धातु तत्व से संबंधित थी, और फिर कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता के दौरान आश्चर्यजनक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने दिव्य आयुध हॉल और महान तांग शाही परिवार का समर्थन भी जीत लिया था, इसलिए तांग परिवार के लिए इसे अनदेखा करना असंभव था। लेकिन यह विचार किसके दिमाग में आया? यह सही है। हालांकि उन्होंने जल्द ही एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आह भरी और कहा, तांग हुआन, इन दर्जन वर्षों में हमारा तांग परिवार तुम्हारे और तुम्हारी मां के खिलाफ खुद को शर्मिंदा कर रहा है। मुझे आशा है कि आप तांग परिवार को सुधार करने का मौका दे सकेंगे। निश्चित रूप से। तांग हुआन के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। तांग तियादे, अगर तुम चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं तो यह आसान है। आपको केवल 3 शर्तों पर सहमत होना होगा। बोलना, ये बूढ़ा आदमी ज्यादातर चीजों के बारे में निर्णय ले सकता है, तांग तियादे ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। सबसे पहले तांग कबीले की महिला मेइशिन को व्यक्तिगत रूप से आकर घुटनों के बल बैठकर मुझे आमंत्रित करने दो, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? जब तांग तियादे ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। तांग चाओ, तांग होंग, तांग जियांग और तांग जुनजी ने भी तांग हुआन को असामान्य रूप से हैरान भाव से देखा। मेइशिन कुलपति की पत्नी थी, फिर भी तांग हुआन वास्तव में चाहता था कि वह घुटने टेककर उसे अंदर बुलाए।
दूसरी बात, तांग तियानरेन और मेई शिन को मेरी मां की कब्र के सामने माफी मांगने के लिए कहो। तांग हुआन फिर मुस्कुराया। आप तांग त्यादे की अभिव्यक्ति और भी अधिक भद्दी थी। तांग चाओ और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। तांग हुआन ने पांचों के भावों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तीसरा, तांग तियानरेन से मेई शिन को तलाक देने और मेरी मां की कब्र के सामने शादी की व्यवस्था करने के लिए कहो। मेरी मां से कानूनी पत्नी के रूप में विवाह करो। तू तांग त्यादे इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये छोटा बदमाश चाहता था कि मेई शिन घुटने टेककर क्षमा मांगे, लेकिन वह यह भी चाहता था कि कबीले का मुखिया कब्र के सामने झुक जाए। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह है कि यह छोटा बदमाश चाहता था कि कबीले का मुखिया अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उसे अपनी पत्नी बना ले। क्या बकवास है। यदि तांग कबीला इन 3 शर्तों को पूरा कर सकता है तो मैं स्वाभाविक रूप से तांग कबीले का शिष्य बन जाऊंगा। तांग हुआन ने तांग तियांदे को देखा, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। तांग हुआन, यह असंभव है। तांग तियांदे ने एक गहरी सांस ली और एक गहरे भाव के साथ बोला, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के मुस्कुराते चेहरे पर तब तक तमाचा मारने की इच्छा को दबाया जब तक कि वह फट न गया। चूंकि यह असंभव है तो भाग जाओ। तांग हुआन ने उपहास किया और अपने होठों को सिकोड़ लिया। वरिष्ठता की दृष्टि से यह बूढ़ा आदमी अभी भी आपके कबीले का चाचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तांग त्यादे का चेहरा उदास था और वह अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था। चाचा, तांग त्यादे, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मेरी राय में आप सिर्फ तांग जिया के एक पुराने कुत्ते हैं। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं और हंसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग कबीले के प्रमुख प्रबंधक के रूप में तांग तियांदे की नूलैंड उग्र लहरें शहर में हमेशा बड़ी प्रतिष्ठा रही थी। उसे इस तरह कब अपमानित किया गया था? वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी दाहिनी मुट्ठी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसके शरीर से एक अत्यंत विशाल आभा निकली जो भूस्खलन के बल के साथ तांग हुआन की ओर दबाव डाल रही थी। एट नोबल बन एट। तुम्हारी हिम्मत है हमला करने की? तांग हुआन निडर होकर सीधा खड़ा था। उसके दांतियन के अंदर हंडा घूम रहा था जिससे उस पर आभा का प्रभाव लगभग शून्य हो गया था। आप। तांग तियांदे ने अपनी हरकतें रोक दी, उसका मन तुरंत क्रोध से शांत हो गया। सचमुच, उसने कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। ये तांग हुआन अब पहले वाली तांग हुआन नहीं रही। वह न केवल एक निम्न श्रेणी का दिव्य शिलालेखकार था, बल्कि उसने कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता का विजेता भी प्राप्त किया था। साथ ही उसे दिव्य आयुध हॉल और महान तांगशाही परिवार का समर्थन भी प्राप्त था। यदि वह नूलैंड फ्यूरियस वेव्स शहर में कदम रखता है तो ये संभवतः तांग कबीले के लिए बड़ी परेशानी का कारण होगा। चल दर, तांग हुआन, बेहतर होगा कि तुम अच्छा व्यवहार करो। कोट। तांग तियांदे ने अपनी मुट्ठी नीचे की और तांग हुआन पर एक ठंडी नजर डाली, फिर वह पलट कर चला गया। तांग चाओ और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े, मानो वे अभी अभी किसी सपने से जागे हों। तांग हुआन, आपकी 3 शर्तें वास्तव में कठोर हैं। तांग परिवार निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। उसके पीछे से शान शान की सुंदर आवाज सुनाई दी। बेशक मैं जानता हूं कि तांग कबीला सहमत नहीं होगा, हालांकि चूंकि आपने कहा कि स्थितियां कठोर है इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। तांग हुआन हंसा। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि इससे पहले कि वह अपनी इच्छा पूरी कर पाता उसे तांग होंग और उन दरिंदों ने पीट पीट कर मार डाला। हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई तो तांग हुआन ने उनके शरीर को जीवित रहने के लिए इस्तेमाल किया। स्वाभाविक रूप से तांग हुआन उसकी इच्छा को साकार करने में मदद करेगा। हालांकि तांग हुआन द्वारा बताई गई 3 स्थितियों की तुलना में तांग कबीले की हरकतें और भी अधिक घृणित थीं। यदि उसका सौभाग्य न होता तथा उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि न होती तो उस दिन वह ब्रह्मवन में जलकर राख हो गया होता। लेकिन अगर तांग कबीला सचमुच सहमत हो जाए तो क्या होगा? शान शान खुद को रोक नहीं सका और दोबारा पूछा, यदि तांग कबीला वास्तव में मेरे द्वारा बताई गई 3 शर्तों को पूरा कर सकता है? तांग हुआन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसे अभी भी शान शान की समस्या के बारे में सोचना था। इसके अलावा ऐसी कोई संभावना नहीं थी जिसका शान शान ने उल्लेख किया था। मेई शिन की उत्पत्ति इतनी सरल नहीं थी। तांग तियानरेन निश्चित रूप से उसे जाने देने की हिम्मत नहीं करेगी, अन्यथा तांग परिवार निश्चित रूप से परेशानी में पड़ जाएगा। बदमाश, हे दुष्ट! तांग कबीले के सभा भवन में अचानक एक धीमी गर्जना गूंज उठी। तांग तियानरेन का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तांग तियानशी, तांग तियानफेग और हॉल में मौजूद अन्य उच्च अधिकारियों के चेहरों पर भी बदसूरत भाव थे। इसके अलावा तांग तियानशी ने अपने 2 बेटों की बुरी पिटाई का कर्ज नहीं चुकाया था और अब जब वह तांग हुआन से माफी मांगने के लिए मजबूर था, अगर वह वास्तव में तांग हुआन की समझ जीत सकता है और उसे कबीले में वापस जाने दे सकता है तो ये ठीक होगा। आखिरकार तांग हुआन की क्षमता के साथ भविष्य में उसके टूल्स रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर बनने की उच्च संभावना थी। औजारों को परिष्कृत करने वाले महान गुरु की देखरेख में तांग परिवार स्वर्ग के नीचे एक शक्तिशाली कबीला बन जाएगा और अब वह नूलैंड उग्र लहरें शहर के इस एक छोटे से कोने तक ही सीमित नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस खबर का वे इंतजार कर रहे थे वह इस तरह की खबर होगी। तांग हुआन ने जो पहली शर्त रखी थी उसे पूरा करना पहले से ही असंभव था। मेई शिन महान तांग साम्राज्य के एक जनरल की बेटी थी और उसके पिता स्टेज 9 मार्शल संत के बेहद करीब थे। यदि मेई शिन को तांग परिवार में इतना अपमान सहना पड़ा होता तो क्या उसके पिता उसे जाने देते? तांग हुआन कबीले में वापस भी नहीं लौटना चाहता, अन्यथा वह ऐसी अनुचित शर्तें क्यों प्रस्तावित करेंगे? तांग तियांदे कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। कबीले में वापस लौटने के बाद वह अपनी शीतलता पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गया। वह अपने हृदय में स्वयं को काफी असहाय महसूस कर रहा था। अब वे अंततः बड़ी कठिनाई से बड़े हो गए थे। इसके अलावा वे बड़ी कठिनाई से बड़े हुए थे और यहाँ तक कि एक रिफाइनर भी बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने एक ही चाल से प्रतियोगिता में सभी को चौंका दिया था और अब वे उसे वापस आने के लिए कहने वाले थे। चाहे वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से आसानी से सहमत नहीं होगा। बड़े भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? तांग तियानशी ने बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। एट नोबल बन एट। मैं सबसे पहले जाकर पुराने पूर्वज को रिपोर्ट करूंगा। बूढ़ा आदमी ही निर्णय लेगा।
तांग तियानरेन धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा हिल रहा था। कोट। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। तांग कबीले के शांत प्रांगण में कई फूलदान जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। मेई शिन का सुंदर चेहरा जम गया था, उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ये छोटा सा कमीना जो 1000 बार काटने लायक है, मुझे इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत करता है। अंकल लिन, मैं उन्हें एक पल भी इस दुनिया में जीवित नहीं देखना चाहता। मैडम, चिंता मत करो, जल्द ही एक मौका मिलेगा। भूल जाओ। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए यदि कोई मौका मिले तो हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। ये दुख की बात है कि इतना प्रतिभाशाली और चौंकाने वाली क्षमता वाला कलाकार यहाँ मौजूद है। यदि वह यहाँ होते तो हमारा तांग कबीला 10 से 20 वर्षों में विश्व का एक महान कबीला बन सकता था। तांग परिवार के दूसरे महल में एक आह की आवाज सुनाई दी। तियानरेन, तुम वास्तव में बहुत उलझन में हो। अगर आप इसका जिक्र नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। कोट। दादाजी, लॉन्ग एयर के यहाँ होने से तांग कबीले के लिए अभी भी बहुत उम्मीदें हैं। तांग लांग, ऐसा ही हो, कितना घृणित। नूलैंड, उग्र लहरें। शहर के एक शराबखाने के आलीशान अतिथि कक्ष में शातू जो चुपचाप बिस्तर पर बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी अभी भी लाल और सूजी हुई दाहिनी मुट्ठी को देखते हुए उसने अपने दांतों को भींचा और दहाड़ते हुए कहा, तांग हुआन, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। यद्यपि 2 दिन बीत चुके थे, फिर भी उसके सीने का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। शेरोन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के रूप में वह हमेशा अपने शाही पिता से बहुत प्यार करता था और वह बचपन से ही विलासिता में रहता था। किसी ने भी उनसे एक भी कठोर शब्द कहने का साहस नहीं किया था, लेकिन 2 दिन पहले शस्त्र शोधन प्रतियोगिता में यह उनके इतिहास में पहली बार था कि उन्हें किसी ने निर्दयतापूर्वक अपमानित किया था। जब भी उसे उस दिन का दृश्य याद आता तो ऐसा लगता जैसे उसके दिल को किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। वह गुस्से से पागल हो जाता था और चाहता था कि वह तुरंत तांग हुआन को पकड़कर अपने दिल की नफरत को बाहर निकाल सके। और मोये, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। एक क्षण के लिए सांस लेने के बाद शातू के सुंदर चेहरे पर एक भयावह और अश्लील भाव प्रकट हुआ। तुमने सचमुच यहाँ आने और मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। आधे साल में हम दोनों की शादी हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि यह राजा तुम्हारा कैसे ख्याल रखेगा। जब उसने सोचा कि आमतौर पर घमंडी और खूबसूरत युवा लड़की उसके द्वारा बेरहमी से रौंदी जा रही है, तो शातू के दिल की गहराई से बिना किसी कारण के एक तीव्र खुशी उभरी। कोई तो आओ। एक क्षण तक खुद पर बुरी तरह हंसने के बाद शातू ने अचानक अपना सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा। महारानी, तुरंत ही 30 वर्ष की आयु वाले एक लंबे आदमी ने दरवाजा खोला और हल्का सा झुका। क्या तुम्हें पता चला कि वह कमीना कहाँ रह रहा है? शातू ने गहरी आवाज में कहा। लंबा आदमी फूट फूट कर हंसा और अपना सिर हिलाया। महाराज, हमें पता नहीं चला। वह व्यक्ति कहीं से प्रकट हुआ लगता है। पहले नूलैंड, उग्र लहरें। शहर में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। आखिरकार हम बाहरी दुनिया से हैं और हमारी जनशक्ति सीमित है। इसके अलावा दिव्य आयुध हॉल का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए हमें अहंकारपूर्वक उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। कचरा, चावल की बाल्टी। शातू की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। जब तक वह व्यक्ति एक दिन और जीवित रहेगा उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन अब वह वास्तव में 2 दिनों तक कोई प्रगति नहीं कर सका। लंबा आदमी चुपचाप अपना सिर झुकाए रहा। समझ गया, हमें यह मिल गया। ठीक इसी समय एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक काले कपड़े पहने आदमी दरवाजे की ओर दौड़ा। महाराज, मुझे पहले ही पता चल गया है कि तांग हुआन कहाँ रहता है। वह नूलैंड, उग्र लहरें, शहर की उत्तरी सीमा पर एक छोटी सी लोहार की दुकान में रह रहा है। ये कहते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर ली और कहा, लोहार की दुकान बहुत दूर है और आसपास बहुत कम घर है। इसके अलावा लोहार की दुकान में केवल 2 लोग हैं और उसके अलावा एक युवा महिला है जो केवल एक साधारण व्यक्ति होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सुनकर शातू का चेहरा पीला पड़ गया। वुयिन, तुरंत इसकी व्यवस्था करो। हम ये काम आज रात करेंगे। वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। वह कमीना केवल रैंक 4 मार्शल मास्टर है। आप 5वें रैंक के मार्शल मास्टर हैं। आपको बस 4 से 5 रैंक 4 मार्शल मास्टर्स लाने की जरूरत है। इसमें कोई गलती नहीं है। एक बार जब तुम सफल हो जाओ तो तुरंत शहर के बाहर मुझसे मिलो। ये भी देखें कि वह महिला कितनी सुंदर है। यदि वह बुरी नहीं है तो उसे मत मारो और बस पकड़ लो। कोट। जी श्रीमान, लंबे आदमी ने तुरंत जवाब में सिर झुकाया। एक और शाम। लोहार की दुकान के अंदर तांग हुआन ने अपने हाथ में लाल भाले को संतोष के साथ देखा। यह भाला पूरी तरह से टूर्नामेंट के दौरान प्राप्त हेमेटाइट के टुकड़े से बनाया गया था। यह 2 मीटर लंबा था तथा भाले की नोक और शरीर भी आग जैसे लाल रंग के थे। लंबे भाले की शैली दिव्य आयुध में विजेता भाले के समान थी। हालांकि ये विजेता भाले जितना जटिल नहीं था, इसलिए उन्हें विजेता भाले से जुड़े होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो वह देख पाएगा कि लंबे भाले के शरीर के भीतर कई बारीक रेखाएं दिखाई दे रही थी जो काफी चुस्त और चिकनी थी। ये रेखाएं पहले लाल और हरी थीं, लेकिन जब वे भाले की नोक पर पहुंची तो पूरी तरह लाल हो गईं। यह मध्यम स्तर का हथियार स्पिरिट मैप है। लाल स्पिरिट मैप की रूपरेखा मास्टर तांग हुआन द्वारा छोड़ा गया ज्वलंत हृदय पत्थर था और हरा स्पिरिट मैप मध्य श्रेणी के रत्न ग्रीन फ्लोराइड से बना था। निम्न स्तर और मध्यम स्तर के हथियार जो तांग हुआन ने कलाकृतियां गढ़ने की प्रतियोगिता में प्राप्त किए थे, संयोगवश एक हथियार की दुकान में ले जाए गए और उन्हें 3 अधिक सामान्य ग्रीन फ्लोराइड्स के साथ बदल दिया गया। यदि ज्वलंत हृदय पत्थर को अग्नि कहा गया तो हरा फ्लोराइड पत्थर गैसोलीन के बराबर होगा। यदि दोनों एक साथ काम करें तो यह आग में घी डालने जैसा होगा, जिससे लपटें और भी अधिक तीव्र हो जाएंगी। 3 ग्रीन फ्लोराइड 9 हॉट फ्लेम स्टोन और हेमेटाइट का एक बड़ा टुकड़ा तांग हुआन के हाथों में आग लाल लंबे भाले में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े आदमी ने सही गणना की थी और उसके द्वारा छोड़े गए 9 हृदय प्रज्वलित करने वाले पत्थर अंत में भाले के अग्रभाग पर इस्तेमाल किए गए।
मैं तुम्हें बस स्कारलेट फ्लेम स्पीयर कहूंगा। तांग हुआन ने अपने भाले को दोनों हाथों से सहलाया और मुस्कुराते हुए खुद से कुछ कहा। तभी तांग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया, उसके हाथ में भाला अचानक हिल गया और ची ध्वनि के साथ उसने भाला बाहर फेंका। एक पल में ही लंबा भाला अपने शरीर से लेकर नोक तक तेज रोशनी से चमकने लगा, मानो लाल हरी रोशनियां तेजी से काम रही हो। पूरा भाला रोशनी से छलक उठा, भाले से अत्यंत गर्म ऊर्जा निकलने लगी। वह जितना करीब आता उतना गर्म होता, भाले की नोक के बिंदु तक वह उतना ही गर्म होता। पा लंबा भाला दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ अग्नि ड्रैगन जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे ही भाले की नोक उसके सिरे तक पहुंची, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक असामान्य रूप से भयंकर गर्मी निकली और वास्तव में एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ, मानो हवा का वह छोटा सा टुकड़ा भी जल उठा हो। भाले की ताकत महसूस करते हुए तांग हुआन का चेहरा खुशी से भर गया। इस क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर और बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई फ्लेमिंग रेनबो स्पीयर आर्ट के संयोजन से उसे यकीन था कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति को मुक्त कर सकता है। अच्छा भाला, अचानक एक सुंदर महिला की आवाज सुनाई दी। यद्यपि यह केवल मध्यम श्रेणी का हथियार है, लेकिन मुझे डर है कि उच्च श्रेणी के हथियार के बावजूद भी ये केवल औसत दर्जे का ही है। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी, जैसे कोई मोती जेट प्लेट पर गिर रहा हो। यह आप है। तांग हुआन का दिल धड़क उठा, उसने तुरंत अपना भाला वापस खींच लिया और बाहें सिकोड़ लीं। जो अचानक प्रकट हुई थी वह मोयुन साम्राज्य की ग्रैंड राजकुमारी मोये थी। उसके लाल बाल और नीली आंखें थीं, वह पीले रंग की स्कर्ट पहने हुए थी। वह दुबली पतली और सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी नजर और एक मुस्कान थी। मोये के पीछे लगभग 40 वर्ष की दो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं थीं, जो मूर्तियों की तरह स्थिर थीं। जब उसने अचानक मोये को देखा तो तांग हुआन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह पहले ही न्यूलैंड उग्र लहरें शहर छोड़ चुकी होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल वह वहां से गई होगी, बल्कि उसने ये स्थान भी पा लिया होगा। महारानी, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तांग हुआन ने भारी आवाज में कहा। एट नोबल बर्नेट एट। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो क्या आप अपने दोस्तों से मिलने नहीं आ सकते? मोये हल्के से मुस्कुराया। मुझे याद नहीं कि हम दोस्त थे, तांग हुआन ने धीरे से कहा। अगर मैं कहता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे दोस्त हो, भले ही तुम इसे स्वीकार करो या नहीं। मोये ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके स्वर में एक ऐसी आभा थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तांग हुआन, मैं यहाँ केवल तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि आज रात तुम बड़ी परेशानी में पड़ोगे। यदि आप इच्छुक हो तो एक रात के लिए मेरे निवास पर आ सकते हैं। मैं अपने दोस्त को बिना आवाज के मरते हुए नहीं देखना चाहता। कोट। महारानी, आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तांग हुआन आश्चर्यचकित हुआ, फिर उदासीनता से मुस्कुराया। हालांकि मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए, मुझे आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। विदाई। मोये ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा, फिर मुड़कर बिना किसी देरी के चला गया। कुछ ही देर बाद वह और दो मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं तांग हुआन की नजरों से ओझल हो गईं। तांग हुआन को बहुत आश्चर्य हुआ, उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। मोयुन साम्राज्य की इस महान राजकुमारी ने उसे जो छवि दी थी वह न केवल अहंकारी थी, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि उसके मन में कोई योजना है। तांग हुआन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई थी। हालांकि तांग हुआन अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ थी कि वह वास्तव में क्या साजिश रच रही थी। महाराज कुमारी, क्या यह मोयुन साम्राज्य का मोये हो सकता है? शान से बाहर चला गया। क्या तुम्हें इसके बारे में फिर से पता है? तांग हुआन ने उत्सुकता से पूछा। मोयुन साम्राज्य की मुख्य राजकुमारी मोये को कौन नहीं जानता? शान ने नाखुशी से तांग हुआन की ओर अपनी आंखें घुमाई। वह और शिरोन साम्राज्य के दूसरे राजकुमार शातु पहले ही विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं, उनकी शादी आधे साल में हो जाएगी। क्या उसकी सगाई सचमुच शतु से हो चुकी है? तांग हुआन दंग रह गया। वह तुम्हें यहाँ किस लिए ढूंढने आई थी? शान ने तांग हुआन की ओर आंखें घुमाई। अगर मैं कहूं कि वह कलाकृति निर्माण प्रतियोगिता में मेरे आकर्षण से वशीभूत हो गई थी और पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठी थी, और न्यूलैंड उग्र लहरें शहर छोड़ने से पहले यहाँ आकर अच्छे काम करना चाहती थी और शातु को एक हरी टोपी देना चाहती थी, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तांग हुआन ने शान को चंचल भाव से देखा और हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं के साथ तुम्हारा ऐसा भाग्य होगा। क्यों न मैं जाकर उसे वापस बुलाने में आपकी मदद करूं ताकि आपकी रात अच्छी गुजरे। शान के सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी, लेकिन जब तांग हुआन ने उसके द्वारा कहे गए शब्द सुने तो उसने महसूस किया कि वह अपने दांत पीस रही है। हाँ, बस मजाक कर रहे हैं, वह केवल मुझे चेतावनी देने के लिए यहाँ है। मुझे डर है कि आज रात यहाँ अधिक चहल पहल होगी। तांग हुआन ने तुरंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया। ओह, शान की आंखें चमक उठी। तांग परिवार? आवश्यक रूप से नहीं। तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया। तांग परिवार दिव्य आयुध हॉल से सावधान है, भले ही वे कार्रवाई करना चाहते हों, वे न्यूलैंड उग्र लहरें शहर में रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर शेरोन साम्राज्य का दूसरा राजकुमार, जिसे उन्होंने उस दिन अखाड़े में अपमानित किया था, अधिक संभावना थी कि वही था। इसके अलावा मोये और शातु के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए यह तथ्य कि वह उसे चेतावनी देने के लिए यहाँ आई थी अधिक सच होने की संभावना थी। जैसे ही उसने ये बात कही, तांग हुआन फिर से मुस्कुराया। अन्यथा हम न तो रिश्तेदार होंगे और न ही रिश्तेदारी, और इससे अखाड़े में उसकी प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी। तार्किक रूप से कहें तो उसे मुझे याद दिलाने नहीं आना चाहिए था। तुमने उसका अपमान किया है। आपने वह कैसे किया? मुझे बताओ। ये सुनकर शान की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। ऐसा लगता है कि अभी यह आपकी चिंता का विषय नहीं है ना? तांग हुआन अचंभित था।